हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। जैसे कि आप देख रहे हो, इतने दिन से मैं इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो हाइड्रोकार्बन्स की हैं वो आपको विद मैकेनिज्म बता रही हूँ। आई थिंक आपको हेल्प हो रही होगी काफ़ी उसमें। मैं इसलिए ले रही हूँ वन बाय वन हर रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ, क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक में ही 12th में सबसे ज़्यादा मार खाते हैं, सबसे ज़्यादा घबराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए। उसका मेन रीजन यही है कि आप 11th में बिल्कुल भी आपके टीचर्स या फिर आपके स्कूल में ऑर्गेनिक को इतना हल्के ही पढ़ाया जाता है कि उसमें मैकेनिज्म या कुछ भी क्लियर नहीं होता कि रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, या इसका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है, प्रॉपर मतलब रिएजेंट के साथ नहीं क्लियर होता होगा। आई थिंक सो। तो दैट्स वाई जहाँ होता है वो बहुत अच्छी बात है, और आप उसको रिवीजन करिए प्रॉपर वे में ताकि आपको 12th में प्रॉब्लम्स ना आए। पूरी केमिस्ट्री जो है वो आपकी 11th और 12th की इंटरकनेक्टेड है, स्पेशली फिजिकल पार्ट एंड द ऑर्गेनिक पार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आपको 12th में प्रॉब्लम्स ना आए। उसी सीरीज में आज मैं आपको लेके चल रही हूँ रीजनिंग पार्ट पर कि बेंजीन के साथ जब कोई अलग अलग टाइप के ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं तो वो उसकी रेजोनेंस पावर को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, क्या करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पिछले वीडियो में मैंने सिखाई थी, बताई थी आपको, उसी का ही ये नेक्स्ट पार्ट है कि इलेक्ट्रोफाइल जब भी एक मिक्सचर में बेंजीन या उसके किसी डेरिवेटिव में डाला जाता है, देन हाउ इट वर्क्स, कैसे ये कौन से पॉइंट पर जाकर जुड़ेगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जाकर जुड़ जाएगा या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जुड़ता है एंड क्यों जुड़ता है। तो बेंजीन के बारे में तो हमने पिछले इसमें मैकेनिज्म पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उस पॉइंट पर और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके पहले एडिशन करता है एंड देन सब्स्टिट्यूट करके निकाल देता है हाइड्रोजन को बाहर। वो मैंने पूरा डिटेल में आपको मैकेनिज्म भी सिखाया था, उसका बताया था। आज हम कर रहे हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स के बारे में कि जब बेंजीन के साथ कोई भी एक ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जुड़ जाए जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट मतलब हमारे 3 पॉइंट्स हैं बेंजीन पर, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। तो या तो ऑर्थो एंड पैरा, जब भी ऑर्थो पर होगा तो पैरा पर भी साइड बाय साइड आइसोमर बनेगा। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं बेंजीन से जब जुड़ जाते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर देते हैं, और इतना बढ़ा देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आता है और अट्रैक्ट होकर वहां जाकर जुड़ जाता है इजीली। कोई प्रेशर नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, कोई रिएजेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं डालना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली क्या होगा, सिर्फ इनकी प्रेजेंस होने से ही ऑर्थो एंड पैरा डेंसिटी जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होने लगती है, फास्ट हो जाती है। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो ग्रुप जो कि सर्टेन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं डीलोकलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बेंजीन के अंदर, और ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है नॉर्मल कंडीशन से। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इनमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, जैसे NH2 ग्रुप है जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, जिनकी नेचर है इलेक्ट्रॉन देने की। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में भी, एक जो बहुत इजीली किसी को दे देते हैं और एक ऐसे होते हैं जो छीनने में विश्वास रखते हैं। तो जो देने में विश्वास रखते हैं ऐसे ग्रुप हैं NH2 ग्रुप या NH2 के ही और सेकेंडरी टर्शरी एमिनो ग्रुप, ईथर ग्रुप, OCH3 क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, CH3 अल्काइल ग्रुप की नेचर ही प्लस आई इफेक्ट देने की है। एंड ऐसे ही मिथाइल के अलावा जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, इथाइल, प्रोपाइल, जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे, दे ऑल हैव नेचर ऑफ गिविंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द बेंजीन। ऑन द अदर हैंड दूसरे ग्रुप ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन छीनना जानते हैं, जो लेना चाहते हैं बेंजीन से भी, डिलोकलाइजेशन वहां भी होगा लेकिन उनकी तरफ होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एंड दैट्स वाई जो ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट्स थे जो इलेक्ट्रॉन रिच कर दिए थे NH2 और इन ग्रुप्स ने,
उन्हीं पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ग्रुप को हमने क्या कहा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये है NO2, COH, COR, एस्टर ग्रुप एंड सल्फोनिक ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं एंड ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं। दैट्स वाई उनको हमने नाम दिया है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, इनके अलावा इन्हें ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो वो अभी हम वन बाय वन देखेंगे, व्हाई दे आर कॉल्ड, अदर नेम्स क्यों हैं उनके। चलिए पहले हम बात करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है वो क्या कर, उन्हें हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब ये है, जैसे आप कहीं पर जा रहे हो तो डायरेक्शंस लगी होती है ना, कि आपको लेफ्ट जाना है, यदि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाना है तो जगह जगह डायरेक्शंस लगी होती हैं कि आप इधर मुड़ जाइए, उधर मुड़ जाइए, एंड देन आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। डायरेक्शन का मतलब कि दिशा दिखाने वाला, उस पॉइंट पर अट्रैक्ट करने वाला। तो ऐसे ग्रुप जो कि और जिनकी प्रेजेंस बेंजीन पर ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगी और इलेक्ट्रोफाइल को उन पॉइंट्स पर अट्रैक्ट करके अटैच कर देगी, उसे हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। या फिर क्योंकि वो बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है डेंसिटी, इसलिए उन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं ये। मैंने एग्जांपल लिया फिनोल के फिनोक्साइड आयन का। आप यहाँ फिनोल लिखना चाहें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम करके यहाँ H लिख सकते हैं। एक जो पूरा पेयर है ये आप H के साथ शेयर कर दीजिए, तो OH यहाँ फिनोल का भी आप सेम पैटर्न पर बनाएंगे। मैंने फिनोक्साइड लिया है यहाँ पर। फिनोल हो या फिनोक्साइड आयन हो, फिनोल में बस यहाँ पर आपको H लिखना है, बाकी दो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होंगे ही होंगे वहां पर भी। तो यहाँ फिनोक्साइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है। एक उसने हाइड्रोजन से भी छीन लिया है, तो इसीलिए इसके बाद 3 लोन पेयर हो गए। फिनोल होगा तो 2 लोन पेयर्स होंगे ऑक्सीजन के पास। इनमें से ये लोन पेयर बेंजीन की तरफ अंदर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि बेंजीन डीलोकलाइजेशन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और उसके फोर्स की वजह से ये जो पाई बॉन्ड है नेक्स्ट कार्बन के साथ, ये पाई बॉन्ड वो नेक्स्ट कार्बन पर उस फोर्स की वजह से पुश होकर वहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन को अपना बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाना है, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। तो इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी हो गई पूरी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर, लेकिन ये कार्बन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ऊपर बियर कर रहा है। ये पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ था। तो दिस ऑर्थो पॉइंट नाउ बिकम द इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट, बट ये कार्बन की अनस्टेबिलिटी है, वो नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा और उस फोर्स की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट सिचुएशन जो हमारी डेवलप होगी इलेक्ट्रॉन रिच की, वो ये पैरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन रिच डेवलप हो जाएगा। तो ऑर्थो तो नॉर्मल हो गया फिलहाल, डीलोकलाइजेशन आगे की तरफ जा रहा है, पास ऑन हो रहा है फोर्स वो, एंड यहाँ पर अब पैरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। अब इसी फोर्स को आगे कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट कार्बन और पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई, नेक्स्ट ऑर्थो इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट हो गया एंड उस फोर्स को आगे नेक्स्ट कार्बन पर कंटिन्यू किया, तो पाई जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना था उस पेयर को वापस ऑक्सीजन पर धक्का लगा लगा दिया गया और वो वापस ऑक्सीजन पर चला गया। लेकिन इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस में जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ उसमें ऑर्थो, ये दो ऑर्थो पॉइंट और एक पैरा पॉइंट जो है, जैसे नीचे वाले स्ट्रक्चर में दिखाया हमने, ये जो सेकंड कंडीशन और सिक्स कंडीशन है ये दोनों ऑर्थो कंडीशंस है और 4 कंडीशन जो है वो पैरा कंडीशन है। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट्स हो जाते हैं। एंड जब भी हम कोई इलेक्ट्रोफाइल इस मिक्सचर में ऐसे कंपाउंड में डालेंगे जहां पर हमें ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई मिल रही है, या ऐसा मॉलिक्यूल अटैच्ड है जो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है,
तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा चुप करके और इस ऑर्थो पर या पैरा पर जाकर जुड़ जाएगा। तो हमें 2 आइसोमर मिल जाएंगे इजीली, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन के साथ इसका एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने फिनोल ही लिया है यहाँ पर। फिनोल को हमने ब्रोमिनेशन किया CS2 की प्रेजेंस में। CS2 इसलिए लेते हैं बेटा यहाँ पर क्योंकि फिनोल का OH ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप होता है, और यदि हम ये नहीं लेंगे तो यहाँ आपको आइसोमर 2 अलग अलग ऑर्थो या पैरा आइसोमर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि तीनों पॉइंट्स पर ब्रोमीन मिल जाएगा। तो यदि तीनों पॉइंट्स पर बनाना हो तो यहाँ CS2 नहीं लिया जाता। यदि आपको एक्टिवेशन थोड़ा सा कम करना है और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर बनाना है, देन आप लेंगे इस CS2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो फिनोल की जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं, हैलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो CCl4 की प्रेजेंस में ये थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाता है और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखो, एक ऑर्थो आइसोमर ब्रोमीन का और एक पैरा आइसोमर ऑफ फिनोल हैविंग द ब्रोमीन। ठीक है, ये 2 आइसोमर्स आपको मिल गए क्योंकि यहाँ से जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट ऑर्थो पर और पैरा पॉइंट पर जाकर जुड़ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा गया और अटैच हो गया और H को बाहर निकाल दिया उसने। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने में उसे देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी और हमें आइसोमर मिल जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। अब आपने देखा यहाँ हेलोजन जो है वो ऑर्थो पर जाकर जुड़ा, पैरा पर जाकर जुड़ गया, इसलिए फिनोल का जो OH है वो कैसा है, it is electron increasing group in the activating group, and as well as it is also called ortho and para directing group। ठीक है, अब रीजन आपको समझ आया कि इसे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहेंगे OH को। यदि OH बेंजीन से जुड़ा है तो वो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर ही बनाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे टाइप का ग्रुप देखते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एक्टिवेशन कैसे काम कर रहा है। अब बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में। दूसरे टाइप के ग्रुप्स होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उन्हीं पॉइंट्स पर जहां एक्टिवेशन ने बढ़ाई थी, उन्हीं पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देंगे, एंड इन्हें हम और क्या कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आल्सो। अब इन्हें मेटा पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल क्यों जुड़ेगा, क्या हम डीएक्टिवेट कैसे हो रहे हैं, ग्रुप कैसे कर रहे हैं ये चलिए नाइट्रो का एक एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रो बेंजीन लिया है मैंने। नाइट्रो ग्रुप का ये स्ट्रक्चर होता है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और एक साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दैट्स वाई अब इनके जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो रिवर्स इफेक्ट आएगा, दिस इज कॉल्ड -R इफेक्ट। तो यहाँ से अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का पाई इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इस पुलिंग फोर्स की वजह से यहाँ बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ बन गया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, माइनस चार्ज कैरी कर लिया उसने, और यहाँ इस कार्बन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट किया है नेक्स्ट को, नाइट्रोजन को, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख रहे हैं यहाँ ऑर्थो पॉइंट ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट हो गया। अब इस पुलिंग फोर्स की डेफिशिएंसी को ही पूरा करेगा बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पैरा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज हो गया, डेफिशिएंट हो गया। अब इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट किया नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन ने, तो ये ऑर्थो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो यहाँ इसकी कमी फिर नाइट्रोजन के पाई पेयर से पूरी होगी और ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह आ जाएगा। लेकिन डीलोकलाइजेशन कंप्लीट होने तक पूरा जो पॉइंट्स हैं, जो 3 पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट्स डेवलप हो गए, जैसे कि ये ऑर्थो, एक दूसरा ये ऑर्थो, एंड एक ये पैरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट हो गया।
अब आप कहेंगे यदि हम इस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे, पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, तो वो तो भाई ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, रिंग की तरफ क्यों जाएगा? आप ध्यान से देखिए, जहां-जहां जिन पॉइंट्स पर पॉजिटिव चार्ज आया है, उनको छोड़कर ये जो पॉइंट है मेटा पॉइंट, कॉर्नर वाला थर्ड पॉइंट जो मेटा पॉइंट है, ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? इसको एक मैं एग्जांपल से समझाती हूँ हमेशा कि आप एक हाइपोथेटिकली सोचिए कि 2 बच्चे हैं जिनके पास जो है टॉफीज हैं, इक्वल अमाउंट टॉफीज हैं, दोनों के पास 5-5 टॉफीज हैं। और एक बच्चा और आया और उसने इनमें से किसी एक बच्चे से जो टॉफी है वो छीन ली, वो ले ली, उससे 2 टॉफीज छीन ली और दूसरे बच्चे के पास 5 टॉफीज ही रह गई, लेकिन पहला बच्चा जो था उसके पास 2 टॉफीज कम हो गई कंपैरेटिवली। तो अब वो हो गया टॉफी डेफिशिएंट, और जो जिसके पास 5 टॉफीज हैं ऑलरेडी, जिसके पास ना उसने दी ना ली एक्स्ट्रा, लेकिन उसके बाद पहले वाली अपनी पूरी है, वो अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझेगा, क्योंकि वो खुश है कि मेरी टॉफीज छीनी नहीं गई हैं। तो वो अपने आप को रिच समझने लग जाएगा ऑलरेडी कि मेरे पास तो 5 टॉफी हैं, दूसरे के पास 3 टॉफीज रह गई हैं, वो बेचारा हो गया, पुअर हो गया। अब ना तो उसने दी थी ना ली थी उसने टॉफीज, लेकिन कंपैरेटिवली वो दूसरे बच्चे से अपने आप ही टॉफी रिच हो गया, क्योंकि पहले वाले बच्चे से टॉफीज जो है छीन ली गई थी। कुछ यही यहाँ भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है। ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट्स पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है, जितनी होनी चाहिए थी नॉर्मल, उससे भी कम हो गई है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं। तो जो मेटा पॉइंट बचा, इन ये दोनों पॉइंट्स जो मेटा है, क्योंकि इन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, जो उसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो वैसा ही है, तो उसके पास ना तो कमी हुई ना फिर उसको कहीं से मिला, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही है। तो कंपैरेटिवली दूसरे कार्बन से ये मेटा पॉइंट्स जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, एंड इलेक्ट्रोफाइल जब इस कंडीशन में यहाँ पर होगा तो वो मेटा पर जाकर जुड़ जाएगा, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी कंडीशन के, क्योंकि उसे मेटा कंडीशन दोनों क्या मिल रही है, इलेक्ट्रॉन रिच दिखाई दे रही है बेंजीन के अंदर। ठीक है, तो अब एक रिएक्शन देखते हैं फटाफट इसकी। जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका भी हमने हैलोजिनेशन किया, तो अब हैलोजन जो आएगा इस न्यूक्लियस में बेंजीन के ऊपर, वो कहाँ जाएगा, वो मेटा पॉइंट पर जाकर जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो पॉइंट्स तो और पैरा पॉइंट तो इलेक्ट्रॉन रिच है ही नहीं, तो वहां पर उसको वहां पर वो अटैच हो ही नहीं सकता, वो जाकर सीधा कहाँ जुड़ेगा, कंपैरेटिवली ज्यादा रिच पॉइंट मेटा पॉइंट पर जाकर जुड़ेगा। इसलिए हम ऐसे ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। आई थिंक आपको ऑर्थो एंड पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग एंड एक्टिंग ग्रुप्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यदि फिर भी कुछ कमी रह गई है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं है, मैं उसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी, या फिर आप वीडियो को पॉज करके दोबारा उस फैक्ट को दोबारा समझिए, रिवाइंड करके दोबारा देखिए, टिल देन जब तक आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो इसे अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगी अनअकैडमी के बारे में। जब आप इतना प्रॉपर अच्छे से पढ़ रहे हो, मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो, तो उस रिवीजन को चेक भी कर सकते हो आप अनअकैडमी के एसेंट स्कॉलरशिप जो होने वाला है प्रोग्राम कल संडे को, तो ये आप जरूर ज्वाइन करिए। हर महीने अनअकैडमी 5 लाख तक के स्कॉलरशिप्स वहां पर दे रहा है, एंड बहुत अच्छा रिवीजन पार्ट है एक तरह का। आप पूरे मंथ का जितना रिवीजन आपने किया उसको आप चेक कर सकते हो कि आपको अभी क्या कमी रह गई है, क्या और अच्छे से करना है, और साथ साथ आपको प्राइज जीतने का भी मौका मिलता है। अब होने वाला है, कल ही होने वाला है संडे को 10 तारीख को 11 बजे से 12 बजे तक, जरूर ज्वाइन करिएगा। एनसीईआरटी का सिलेबस ही बस रिवाइज करना है, और अपने साथ साथ और बच्चों को भी बताइए, 6 to 12 तक के लिए है ये सबके लिए।
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन से ज्यादा क्या होंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पेमेंट नहीं करनी, फॉर्म भरते हुए कुछ नहीं जमा करना, सिर्फ आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, और जो मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप लिंक खोलेंगे एंड वहां पर गोल सेलेक्ट करेंगे। एसेंट जैसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एसेंट का गोल आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर कुछ अपना नेम, मोबाइल नंबर वगैरह सब फिल करना होगा, वो आप अपना सारा एड्रेस वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह सब फिल करेंगे, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता रहे टाइमिंग वगैरह का। इसके अलावा यदि आप कोई फ्री क्लास भी वहां पर देखना चाहते हो, जैसे कि स्पेशल क्लासेस होती हैं, वहां पर अच्छे एजुकेटर्स हैं, तो अनअकैडमी की ऐप, वो पूरा वे वही है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, सेलेक्ट करना है गोल, एसेंड करना है तो एसेंड, जैसे कि कल आप एसेंड करने वाले हो तो एसेंड सेलेक्ट करोगे, और यदि फ्री क्लास देखनी है तो स्पेशल आप सेलेक्ट करोगे वहां गोल एंड देन इनवाइट कोड डालोगे डीएसएल क्लासेस। दैट्स ऑल, बस आप अनलॉक हो जाएंगे और वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी क्लास। और यदि आपने ऑलरेडी डाल दिया है तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कभी भी कोई भी क्लास वहां पर, स्पेशल क्लास वहां पर देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ में आपको एक और अमेजिंग बात बता रही हूँ कि हम डीएसएल क्लासेस ने अपनी ऐप भी जो है लॉन्च की है, जिसमें हमने 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स जो है वो अपलोड कर दिया है। साथ साथ हमने फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के ही पीडीएफ क्रैश कोर्स की भी डाल दी है। तो ये लिंक है इसका, जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और या फिर आपको अभी 11th में जरूरत नहीं भी है तो आप 12th के किसी बच्चे को जरूरत है तो उससे शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और आप सपोर्ट करिए हमारी ऐप को भी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय एवरीवन।